हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्नबिल की बुक से थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज की स्टोरी को। और इस चैप्टर के राइटर हैं AR विलियम्स। अब देखिए, आप सब ने इजिप्ट नाम की कंट्री के बारे में ज़रूर सुना होगा। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं। ये कंट्री फेमस है वहाँ के पिरामिड्स, वहाँ की ममीज़ के लिए। ममी का मतलब होता है डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखना। एक्चुअली क्या होता था, एंशियंट इजिप्ट में जो बड़े बड़े फेरोज यानी कि राजा महाराजा होते थे, उनकी डेड बॉडी को अलग अलग तरीके से प्रिजर्व करके संरक्षित करके रखा जाता था। फिर इन डेड बॉडीज़ के लिए टूम यानी कि मकबरे बनाए जाते थे। मकबरे का मतलब होता है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर फॉर बरीइंग द डेड, और इसी को आप कह सकते हैं पिरामिड यानी कि रॉयल टूम इन एंशियंट इजिप्ट। इसको कहा जाता है पिरामिड, जिसके लिए इजिप्ट बहुत ही फेमस है। अब इन बातों को जानने के बाद एक बार फिर से हम इस चैप्टर के टाइटल को देखते हैं। देखो, इस चैप्टर का टाइटल है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। यहाँ पर टट एंशियंट इजिप्ट के एक फेरो, एक राजा का नाम है, जिसके मकबरे को, जिसकी टूम को 1922 में डिस्कवर कर लिया गया था। और उसके बाद है द सागा कंटिन्यूज। इसका मतलब है इजिप्ट में एक प्रोजेक्ट चला था जिसके अंडर टूम को डिस्कवर किया जाता है, और ये स्टोरी आज भी जारी है, आज भी कंटिन्यू है। ओके, अब हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। किंग टट इजिप्ट पर कई सेंचुरीज तक रूल करने वाली एक पावरफुल फैमिली का लास्ट वारिस था, जिसकी डेथ टीन एज में ही हो गई थी। उसकी डेड बॉडी को गोल्ड से लाद कर दफना दिया गया। 1922 में उसके मकबरे को डिस्कवर किया गया, और उसके बाद से ही मॉडर्न वर्ल्ड उसकी लाइफ और डेथ के बारे में अलग अलग अंदाजे लगा रहा है। 80 सालों में पहली बार टट की मम्मी को उसके मकबरे से निकालकर उसका सिटी स्कैन भी किया गया, जिससे उसके बारे में एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन भी मिली। अब सिटी स्कैन करने के लिए पहुंचे थे जाही हवास और उनकी टीम। जाही हवास इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के सेक्रेटरी जनरल थे। उन्होंने देखा कि टट का मकबरा ज़मीन से 26 फीट नीचे था, और उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से बहुत सारे लोग आए हुए थे। वो सभी टूरिस्ट किंग टट के सोने से जड़े हुए चेहरे को देख रहे थे, जो कि टट के कॉफिन की मम्मी की शेप वाले ढक्कन की सबसे खास बात थी। कुछ टूरिस्ट गाइड बुक में से टट के बारे में जानकारी ले रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि सभी टूरिस्ट टट की समय से पहले हुई डेथ के बारे में सोच रहे थे, या फिर टट के कर्ज के बारे में। एक्चुअली ये कहा जाता था कि जो भी टट की मम्मी को डिस्टर्ब करेगा वो या तो मर जाएगा, या फिर उसे मिसफॉर्चून फेस करना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा था कि वो सभी लोग उस कर्ज के बारे में ही सोच रहे थे। उसके बाद जाही हवास की टीम पहुंच गई किंग टट की मम्मी को इजिप्ट के सबसे पुराने कब्रिस्तान से निकालने के लिए, और इस कब्रिस्तान को कहा जाता था द वैली ऑफ किंग्स। और जब वो इस काम के लिए पहुंचे तो भयानक आंधी चलने लगी। ऐसे लगा कि डस्ट के डेविल्स आ गए हों। बड़े बड़े काले बादल रेगिस्तान के आसमान पर छा गए थे, और ये दिन था 5 जनवरी 2005 को। उस समय 6 बजे थे, और दुनिया की सबसे फेमस मम्मी के हेड को सिटी स्कैनर में डाला गया, ताकि 3300 साल पहले मरे हुए उस यंग रूलर यानी कि किंग टट की जिंदगी के रहस्यों को खोला जा सके। जब जाही हवास ने किंग टट की मम्मी को पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि मम्मी तो बैड कंडीशन में है, क्योंकि इससे पहले 1922 में उसके साथ छेड़खानी की जा चुकी थी। एक्चुअली एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम था होवर्ड कार्टर, उसने 1922 में टट के टूम को डिस्कवर किया था, और उसे ये सफलता कई सालों की कोशिशों के बाद मिली थी। टट के टूम से जो चीज़ें मिली थी उन्हें अब तक का रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन माना जाता है। खोज के समय मिले गोल्ड आर्टिफैक्ट्स यानी कि जो गोल्ड की खास कल्चरल हिस्टोरिक वैल्यू वाली चीज़ें थी, उनकी चमक से उस समय लोगों में बड़ी सनसनी फैल गई। सभी हैरान हो गए, क्योंकि उन चमकती हुई चीज़ों का मतलब था रेजरेक्शन की गारंटी, यानी कि किंग टट के पुनर्जीवन की गारंटी। लेकिन टट को दफनाते समय डेली यूज़ की भी कई चीज़ें, जैसे कि बोर्ड गेम, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड,
वाइन भी रखे गए थे, क्योंकि ये माना जाता था कि किंग टट की डेथ के बाद भी उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती थी। टट की डेड बॉडी के साथ जो भी खजाना दबाया गया था उसको रिकॉर्ड करने में कार्टर को कई महीने लग गए। इसका मतलब टट की डेड बॉडी के साथ बहुत ही ज़्यादा खजाना दबाया गया था। उसके बाद कार्टर ने टट के 3 नेस्टेड कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। पहले कॉफिन में उसे एक श्राउड यानी कि एक कफन मिला, जिसको विलो एंड ऑलिव लीव्स की गार्लैंड से, लोटस पेटल से, कॉर्नफ्लावर से डेकोरेट किया गया था और इसकी वजह से वो थोड़ा सा ये अंदाजा लगा रहा था कि शायद किंग टट का बरियल मार्च या अप्रैल के मंथ में हुआ होगा। फाइनली जब कार्टर टट की मम्मी तक पहुंचा तो एक और प्रॉब्लम उसके सामने आ गई। बरियल के समय जो रेजिन यूज किया गया था, यानी कि जो स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा पदार्थ यूज किया गया था, वो हार्ड हो गया था, जिसकी वजह से टट की बॉडी एक सॉलिड गोल्ड कॉफिन से चिपक गई थी। अब कार्टर को ये लग रहा था कि किसी भी फोर्स से उसको हिलाया नहीं जा सकता था, इसीलिए उसने ये देखा कि शायद तेज धूप से रेजिन को ढीला किया जा सकता है। इसीलिए उसने टट की मम्मी को कई घंटों तक तेज धूप में डाल दिया, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने डिसाइड किया कि टट के बॉडी रिमेन्स को ऊपर उठाने के लिए उसके धड़ और बाकी बॉडी पार्ट्स से रेजिन को काटना पड़ेगा, क्योंकि कार्टर के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन और कोई चॉइस थी ही नहीं। अगर वो मम्मी को काट के अलग नहीं करता तो चोर मम्मी को सोने के लिए, गोल्ड के लिए तोड़ फोड़ देते। एक्चुअली टट के समय में राजाओं के पास बहुत सारा धन होता था और वे सोचते थे कि वे इस धन को, पैसे को डेथ होने पर अपने साथ ले जा सकते हैं। इसी सोच के कारण राजा टट की बॉडी के साथ भी बहुत सारी चमकती हुई सोने की चीज़ें रखी गई थी। अब टट की मम्मी को इन सब चीज़ों से अलग करने के लिए उसके हेड को और सभी मेन जॉइंट्स को काटना पड़ा। काम खत्म होने के बाद सभी पार्ट्स को एक लकड़ी के बॉक्स में सैंड की लेयर के ऊपर रखकर जोड़ दिया गया। जो भी नुकसान हुआ था, जो भी डैमेज हुआ था, उसको छिपाने के लिए पैड्स यूज़ किए गए थे। तो बच्चों, इस तरीके से राइटर हमें बताते हैं 1922 में टट की मम्मी के साथ क्या किया गया था। इसके बाद चैप्टर में 2 मेन पॉइंट्स आते हैं। पहला है किंग टट की पूरी डायनेस्टी की एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और दूसरा किंग टट की मम्मी का सिटी स्कैनिंग। तो पहले हम देखते हैं किंग टट की डायनेस्टी के बारे में राइटर क्या बताते हैं। सबसे पहले नाम आता है अमेनहोटेप III का, जिसको टट के फादर या ग्रैंडफादर के रूप में जाना जाता है। उसने 18th डायनेस्टी की गोल्डन एज में 4 दशकों तक रूल किया था। उसके बाद नाम आता है उसके बेटे का, जो है अमेनहोटेप IV। अब इस राजा के रूल को एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री में बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड माना जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे अलग काम किए थे। सबसे पहले उसने आटेन यानी कि सूर्य देवता की पूजा शुरू कर दी। फिर उसने खुद का नाम चेंज करके अखेंटन कर लिया, जिसको कहा जाता है सर्वेंट ऑफ द अटेन। उसके बाद अगला चेंज उसने क्या किया था, उसने जो रिलीजियस कैपिटल थीब्स थी उसको चेंज कर नए शहर अखेटेटन को रिलीजियस कैपिटल बना दिया, जिसको अमारना नाम से जाना जाता है। फिर उसने एक मुख्य देवता आमून की मूर्तियां तुड़वा दी, उसके मंदिर बंद करवा दिए और उसके रूल के पीरियड के बारे में रे जॉनसन कहते हैं कि वो बहुत ही भयानक समय रहा होगा, वो बहुत ही टेरिफिक, हॉरिफिक टाइम रहा होगा। फिर अखेंटन की डेथ के बाद नाम आता है सेमेन खकारे, जो बहुत ही मिस्टीरियस किंग रहा। वो बहुत ही थोड़े समय के लिए आया था, लेकिन उसकी ये खास बात थी कि उसने अपने पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ा था। और उसके बाद बारी आती है छोटी उम्र के यंग टटन खातेन की, जिसे आज किंग टट के नाम से जाना जाता है। उसने जल्द ही अपना नाम चेंज करके रख लिया टटन खामून, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ आमून। उसने सारे पुराने तौर तरीके, कानून लागू कर दिए थे। उसने लगभग 9 सालों तक रूल किया और फिर अचानक से उसकी डेथ हो गई। किंग टट की डायनेस्टी के डिटेल के बाद राइटर बताते हैं कि आर्कियोलॉजी में 1930s और 40s में खजाने की बजाय राजाओं की लाइफ और डेथ के रहस्य पता करने पर फोकस किया जाता है।
कार्टर की डिस्कवरी के 46 ईयर्स के बाद यानी कि 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने किंग टट की मम्मी का एक्सरे किया और बताया कि उसकी चेस्ट पर जमे हुए रेजिन के नीचे चेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स गायब थी। फिर राइटर बताते हैं आज सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा, जिसमें कि बहुत सारी एक्सरेज इकट्ठे निकलती हैं, उसके द्वारा 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी को क्रिएट किया जा सकता है। अब सारे ये सोचते हैं कि क्या सिटी से टट के बारे में 2 बड़े क्वेश्चंस का आंसर मिल सकेगा। पहला क्वेश्चन, वो कैसे मरा, उसकी डेथ कैसे हुई, और दूसरा क्वेश्चन, जब उसकी डेथ हुई तो वो कितने साल का था। फिर राइटर बताते हैं कि एक सिटी मशीन ने टट की मम्मी को हेड से टो तक स्कैन किया, जिसमें 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में क्रिएट किए गए और टट के हेड को 0.62 मिलीमीटर के पतले स्लाइसेस में स्कैन किया गया। लेकिन स्कैनिंग वाली रात को एक प्रॉब्लम हो गई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि स्कैनर के एक कूलर फैन में सैंड फंस गई, जिससे स्कैनर सही ढंग से नहीं चला। एक गार्ड ने तो ये मजाक कर दिया कि शायद ये किंग टट का कर्ज है, लेकिन 2 प्लास्टिक फैंस अरेंज किए गए और इन फैंस ने सही ढंग से काम किया और स्कैनिंग की प्रोसीजर पूरी हो गई। इस प्रोसीजर में 3 घंटे लगे और उसके बाद टट को वापस उसके कॉफिन में लिटा दिया गया। फिर एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर टट की इमेजेस दिखाई। एक हाथ, रिब्स केस, स्कल, सब कुछ दिखाई दे रहा था और जाही हवास इन सब को देखकर मुस्कुराए और बोले, नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। मैं लास्ट नाइट बहुत ही वरीड था, मैं सो नहीं पाया था, लेकिन अब मैं आराम से सो पाऊंगा। और अपने कामों के बाद सब चल पड़े तो हवा रुक चुकी थी, यानी कि मौसम ठीक हो गया था। टट की टूम के एंट्रेंस के ऊपर ओरियन कॉन्स्टिलेशन था, जिसे एंशियंट इजिप्शियंस द सोल ऑफ ओसिरिस कहते थे। ओसिरिस आफ्टर लाइफ के देवता, जो कि बॉय किंग टट के टूम की निगरानी कर रहे थे। तो इस तरीके से हमें पता लगता है किंग टट की मम्मी की सिटी स्कैनिंग के बारे में। एक्चुअली इस चैप्टर में बताया गया है कि इजिप्ट में बहुत सारी ममीज़ हैं, उनमें से एक है किंग टट की मम्मी। 2003 के एंड में द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसने अब तक 600 ममीज़ की काउंटिंग कर ली है और ये काउंटिंग अब भी जारी है। काउंटिंग के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और उसके मैन्युफैक्चरर साइमंस ने जो पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेट की है, उससे इन ममीज़ की स्कैनिंग करने का भी एक फ़ेज़ है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।